ये कर लिया। अपनी तरफ कर लो ऐसे वो। कर लिया, वो मुझे दिख रहा है। तो ताऊ जी, सबसे पहले तो पहला प्रश्न ये कि आपका जन्म कब और कहाँ हुआ? मेरा जन्म 5 मार्च सन 34 को आगरा में हुआ। अच्छा। माताजी, पिताजी? पिताजी का नाम दीप ठाकुर था, स्वर्गीय हो गए वो। और माताजी का नाम था श्याम देवी। श्याम देवी जी। हाँ। अच्छा। और पिताजी क्या करते थे आपके? पिताजी मेरे ऐसा था, हमारे बाबा जो थे, जब ये लाइन बिछाई गई थी ना इसकी, नॉर्दर्न रेलवे की, तो हमारे नौकरी, पहला व्यक्ति वो नौकरी करता हूँ, हमारे नौकरी नौकर रखते थे। अच्छा। तो हमारे यहाँ एक नौकर था धौलपुर की तरफ का, उसने कहा कि इनके मेरे लायक, तब मैं 8-10 साल का था, वहाँ ठाकुर वहाँ तुतवास में ठाकुर साहब में उनकी लड़की है, उसके साथ में शादी कीजिएगा आप। तो जैसे ही उनका ऑफर आया, पिताजी कहा, बोले साहब क्या लेना देना? बोले लेना देना कुछ नहीं, मुझे आपकी लड़की चाहिए, उसकी बड़ी तारीफ सुनी है मैंने। फिर कुछ नहीं लिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने 14-15 मोहरें अपनी इच्छा से दी सोने की, एक तोले की। तो तब आपके पिताजी की शादी हुई? हाँ, नहीं, पिताजी की शादी तो हो गई थी। मेरी शादी की बात। अच्छा, आपकी शादी के लिए। तो आपके आप भाई बहन कितने? मेरे भाई तो एक भी नहीं है। अच्छा। 2 शादियां हुई थी पहले से, 5 लड़के हुए थे, 5 की डेथ हो गई। पिताजी की 2 शादियां हुई? हाँ। कहाँ से? पहली मेरी चाहर एक जगह है, यही अकोला के पास है, वहाँ से हुई थी। तो 5 लड़के हुए, उनकी डेथ हो गई। अच्छा, मेरे पिताजी 16 लड़कियों के बाद पैदा हुए थे। अच्छा, आपके पिताजी भी 16 बेटियों के बाद पैदा हुए थे अपने दादाजी? लेकिन एक बार में 3 लड़कियों से ज़्यादा नहीं बची थी। अच्छा। फिर मेरी बड़ी बहन हुई, मेरे जिया जी प्रिंसिपल थे। फिर दूसरी शादी भी पिताजी ने की? हाँ, दूसरी शादी की तो पिताजी। कहाँ से? कासगंज से। हमारी माताजी जो थी, उनकी 8 हवेलियाँ थी, 8 बहनें थीं। तो एक हवेली बेचते गए, एक की शादी हो गई। अच्छा। फिर उससे मेरी एक बहन हुई, नारायणी देवी, उनकी डेथ हो गई। एक भाई हुए, वो थे, मेरे भाई का नाम था जगन्नाथ सिंह, नहीं जगन्नाथ सिंह कुछ और था। और एक बहन हुई यमुना, उनकी भी डेथ हो। मैं आखिरी हूँ। और आपके भाई बहन कोई बच्चे नहीं? नहीं, बस आप? बहन थी नारायणी देवी। अच्छा। हाँ, वो जीवित रही? वो जीवित रहे, वो भी अभी डेथ हो गई उनकी 4-5 साल पहले। अच्छा, वो 4-5 साल पहले अभी डेथ हुई है। वो आपसे बड़ी थी? हाँ, बड़ी थी, 6 साल बड़ी थी। 6 साल बड़ी थी नारायणी देवी। अच्छा, आप रहते कहाँ थे प्रारंभ से इसी मकान में? नहीं, हम रहते थे इधर, एक मोहल्ला है पुनियापाड़ा, उसके अंदर रहते थे। जब मैं ये मकान गिरवी रखा था हमारे पिताजी के पास। अच्छा। हाँ, जब इसमें आ गए तब फिर हमारी शादी भी दूसरे मकान से हुई थी। पहले जहाँ रहते थे, फिर इस मकान में आ गए। पर यहाँ पर फिर पूरा परिवार रहा। तो यहाँ फिर आप यहाँ रहने लगे शादी के बाद? हाँ, यहाँ आ गए। तो आप प्रारंभिक आपकी शिक्षा कहाँ से प्रारंभ हुई? गवर्नमेंट हाई स्कूल था, इंटर कॉलेज हो गया है, तो गवर्नमेंट हाई स्कूल से मैंने। गवर्नमेंट हाई स्कूल कहाँ पे? यही पचकुइयों पर। अच्छा, पचकुइया गवर्नमेंट हाई स्कूल पचकुइया में आपने प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ की थी? हाँ, वहाँ से मैंने हाई स्कूल किया। हाई स्कूल, और पहले आगरा कॉलेज में भी इंटर क्लासेस चलती थी, पर इंटर साइंस बायोलॉजी से इंटर वहाँ से किया। तो बीएससी किया। तो बीएससी में मैं कमज़ोर था, जैसा बताया, मैथमेटिक्स में। फिर मैं जूलॉजी में ले रहा था,
अच्छा। तो पंडित जगन्नाथ तिवारी बोले कहाँ जा रहे हो? मैंने पैर छू कर मैंने गुरु जी उसमें ले रहा हूँ मैं जूलॉजी में। मूर्ख हो तुम, हिंदी में कविता लिखते हो। आइए, राम राम। नमस्कार। ये हमारे रामाल है। हाँ। वरदान भी आ गए। आगे भैया आ गया। आओ भैया नमस्ते। बस आपकी प्रतीक्षा हो रही थी और वरदान भी आ रहा है। ठीक है, बेटा। हाँ, बंद कर दो। बंद कर दो। आकाश नहीं आए? नहीं उनका हैं? नहीं उनका नहीं आना है। क्योंकि उनका सोमवार को टेस्ट होता है ना, अच्छा अच्छा तो आज उनकी क्लास वगैरह चल रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। आज कल क्लास चलेगी उनकी। अच्छा, माता जी सुनाया। हाँ तो जगन्नाथ जी ने आपको टोका, कहाँ जा रहे हो? हाँ, जगन्नाथ तिवारी थे, पंडित जगन्नाथ तिवारी। तो मैं उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दे दिया 1 हफ्ते में। फिर मैंने हिंदी में कर दिया है। फिर वहाँ पढ़ाया 3 साल। 3 साल किस विद्यालय में पढ़ाया? आगरा कॉलेज में? आगरा कॉलेज में आपने 3 साल पढ़ाया। कौन सी सन में? सन 60 से लेकर के 63 तक। 60 से 63 तक। और 63 से लेकर के और 65 तक पढ़ाया मैंने सेंट जॉन्स कॉलेज में। फिर हेड का मेरा अपॉइंटमेंट हो अच्छा, गया। आप एमए करते हुए पढ़ा रहे थे वहाँ आगरा कॉलेज में? नहीं, एमए किया, कर लिया था मैंने। एमए करने के बाद हाँ फिर वहीं पे पढ़ाना शुरू कर हाँ, दिया? वहीं से पढ़ाना शुरू तो किया। एमए किस सन में हुआ आपका? 60 में? 60 में। 60 में आपने एमए हिंदी से कर लिया। हाँ फिर आप इधर सेंट जॉन्स में आ गए हाँ, पढ़ाने। सेंट जॉन्स में आ गए। फिर एक नया कॉलेज खुला था भोगांव में, नेशनल कॉलेज। नेशनल पीजी कॉलेज होगा। हाँ, हेड हो गया मैं वहाँ। वहाँ हिंदी के हेड हो गए? हाँ, वहाँ फिर मैंने केवल 1.5 साल पढ़ाया। अच्छा। फिर मेरे पास निमंत्रण आ गया अमेरिका का। फिर मैं 5 महीने के बाद अमेरिका, कनाडा और मॉरिशस कई साल रहा हूँ। वहाँ रहा, फिजी रहा। कौन सी सन में चले गए थे? यार ऐसा तो याद नहीं है, 69 था या नहीं, कौन सा था। अच्छा, फिर आप कई देशों में यात्रा कर रहे थे, लेकिन उस समय किस कविता के काव्य पाठ के लिए या जॉब के लिए? नहीं, काव्य पाठ भी कराते थे, कभी कभी एज ए चीफ गेस्ट बुलाते थे और काव्य पाठ भी कराते थे और चीफ गेस्ट बुलाते थे। ये इस सब में रहा। अच्छा, कविता के क्षेत्र में आपका कैसे आगमन हुआ? मतलब कौन सी वर्ष में? ऐसा हुआ, मैं तो कविता के विषय जानता नहीं था कुछ। विज्ञान के विद्यार्थी थे तो कविता से मतलब हाँ, नहीं था। तो मेरे एक दोस्त थे शेर बहादुर झा, डॉक्टर शेर बहादुर झा, बाद में शोकाबाद में रहे वो। तो उनका सुन, चलो तुम्हें कवि सम्मेलन हो रहा है कॉलेज में, सुनाते हैं। आगरा कॉलेज में कवि सम्मेलन हो रहा है, तुम्हें सुनाते। ये कौन सी सन की बात रही होगी? ये बात तो बहुत पुरानी है यार, मैं 8-10 साल का था बस। अच्छा, 8-10 साल के थे आप तब। आपके एक मित्र थे डॉक्टर शेर बहादुर से झा जी। हाँ, तो वहाँ तो बहुत अच्छी लगी कविता हमें। वहाँ पर रंग जी आए थे, नीरज जी आए थे। तो उन्होंने वंश मोर की आवाज़ लगी, तो हमने कहा चलो यार। तो बोले अरे बैठो देखो सही। फिर घनश्याम अस्थाना जी कविता थी एक। अच्छा, घनश्याम अस्थाना जी भी थे वहाँ? आगरा कॉलेज में थे, बाद में कुलीग हो गए हमारे, पहले पढ़ाया था हमको। अच्छा। तो उन्होंने तुम वहीं मिली जहाँ न कल्पना गई। उन्होंने गीत गाया? हाँ, तुम वहाँ मिली जहाँ न कल्पना गई। कल्पना गई, तुम वहीं मिली मुझे एकांत में। इस तरह की कविता थी। तो घनश्याम अस्थाना जी ने पढ़ी? हाँ, तो मेरी थोड़ी रुचि बढ़ी। फिर सबसे पहली बार मुझे बलदेव के मेले में सन 52 में बुलाया गया। इसमें दाऊ जी में बलदेव मेले, हाथरस में। हाथरस में। हाँ, फिर वहाँ पढ़ी। उसके बाद में फिर कहते सन 52 में। हाँ, उसके बाद में फिर कविता के प्रति रुचि बढ़ने लगी। फिर और कविताएं लिखी मैंने और इस तरह से कविता में प्रवेश हो गया। अच्छा, प्रारंभिक कविता की बात करें तो सबसे पहली कविता आपकी कौन सी थी? ऐसा था कि हमारे यहाँ आगरा कॉलेज में ये तरीका था कि दिन में तो होता था कॉर्पोरेशन,
जो डिग्री वगैरह दी जाती हैं, अच्छा, कॉन्वोकेशन। कॉन्वोकेशन, ठीक है। और शाम को वहीं कभी समय होता था। अच्छा, ये होता ही था हर बार? हाँ, हर बार होता था, अब नहीं होता है वो। तो अच्छा, मैं सामने वो थी नागरिक जानी सभा, जो मेंबर बन गया मैं, और मेरे सामने उनने कई कविता, तो दीप शिखा एक कविता निकली जिसमें के महादेवी वर्मा के हस्ताक्षरों में कविता थी, वो मुझे अच्छी लगी। अब वो ले तो आया, मैं समझ में आया ही नहीं मेरे में। ये तो दीप मैं- शिखा पुस्तक निकली? हाँ, फिर मैं 4 रुपए का एक वो हिंदी का वो लाया, क्या कहते हैं, शब्दकोश। उसमें देख देख के कविता, यातनाएं ये नहीं निर्वाण के पल हैं, ये पहली कविता। यातनाएं ये नहीं ये निर्वाण। सब महादेवी जी की भाषा है। हाँ, ये आपने ये पहली कविता पहली लिखी। उसके बाद में फिर और कविता, यातनाएं ये नहीं निर्वाण के पल हैं। निर्वाण के पल हैं, हाँ। ये कविता आपने लिखी, और आप ये मानते हैं कि वो पूरी तरह से महादेवी जी से प्रभावित थी। हाँ, बिल्कुल। फिर उसके बाद आपने लिखना शुरू किया? हाँ, फिर लिखना शुरू किया। फिर मैंने सभी प्रकृति की भी लिखी, उसकी भी शुरू में अंग्रेजी में कविताएं लिखता था मैं। फिर मैंने अंग्रेजी में कहना तो छोड़ दिया, फिर प्रकृति की लिखी, और ये जो कविताएं आप सुनते हैं ये सब लिखने लगा। प्रकृति की लिखी, राष्ट्र प्रेम की लिखी, उर्दू की गज़लें भी कहीं उस समय। हाँ। अच्छा, आप जब ये कविताओं कवि सम्मेलनों में आ गए, अच्छा, आपको विशेष रूप से किस कवि ने अपील किया, मतलब बहुत आपको पसंद था उस जमाने में, शुरुआत के दिनों में? शुरुआत के दिनों में एक तो नेपाली जी थे, हाँ, गोपाल सिंह नेपाली। गोपाल सिंह नेपाली जी। हाँ, और इनकी रचनाएं आपको पसंद थी? हाँ, उनको सुना, वो अच्छा लगा। भाषा बहुत अच्छी थी, सरल थी उनकी। ये सरल कफन जो शब्द हैं, ये नेपाली जी के दिए हुए, नीरज जी ने बाद में लिखा है। फिर रमानाथ अवस्थी जी के सुना, और इस तरह से रामावतार त्यागी को सुना। तो उनकी कविताओं से मैं बहुत प्रभावित हुआ, फिर मैं खुद लिखने लगा। अच्छा, ये जो पुराने कवि जो आपसे सीनियर कवि हैं, हाँ, उनमें से किन किन कवियों के साथ आपने मंची कविता में काव्य पाठ किया है, उनके साथ बैठकर? बाबू मैत्री सिंह को साथ 3 बार किया। मैथिली शरण गुप्त जी के साथ? हाँ, 3 बार। और पंत जी के साथ 4 बार किया। पंत जी के साथ? हाँ, सुमतानंद पंत जी के साथ। उन्होंने मेरा परिचय कांता भारती से कराया, जो पहली पत्नी थी भारती जी की। बोले आओ, धर्मवीर भारती जी की? बहुत धीमे से बोले थे, कांता आओ, मैं एक बहुत सुंदर कवि से तुम्हारा परिचय कराता हूँ। मेरा परिचय कांता भारती से कराया उन्होंने, पंत जी ने? हाँ, पंत जी ने। फिर एक यहाँ पर श्याम सुंदर दुबे थे, सागर यूनिवर्सिटी में, सागर यूनिवर्सिटी, एंथ्रोपोलॉजी के हेड। तो अखबार में निकल गया कि मैं आ रहा हूँ, तो वो आ गए, सामने बैठे। अच्छा, और जमीन में ही बैठे, हाथ बढ़ाया। मैं अरे मैंने डॉक्टर साहब आप कहाँ बैठे हैं यहाँ? अरे भाई, अखबार में निकला था, मैं चला आया तो मैं सुनने के लिए। और मैंने कहा कि आपने पहली बार नहीं, पहली बार मैंने कहीं सुना है। कांता भारती ने आपकी कविताएं मुझे विदेशों में सुनाई थी। आपकी ये कांता भारती जी पत्नी थी उनकी, धर्मवीर भारती जी की पत्नी थी। वो उन्होंने कविताएं सुनाई थी आपकी, तब से मैं जानता हूँ, आज से नहीं जानता। इस तरह से शुरू हो गया। अन्य कवियों में और कौन कौन जो सीनियर कवि जो रहे आपके, जिनके साथ, जैसे आपने बताया गुप्त जी? मैंने करीब करीब जो तत्कालीन देवराज दिनेश हैं, जितने भी थे, एक मेघराज मुकुल हुआ करते थे। मेघराज मुकुल, ये राजस्थानी में कविता लिखते थे वो, उनके साथ पढ़ी। और उर्दू के शायरों के साथ करीब करीब सबके साथ पढ़ी। अर्शमल सियानी के साथ पढ़ी, जिगर मुरादाबादी के साथ पढ़ी। इस तरह से कभी प्रदीप हाँ, से मुलाकात हुई आपकी? नहीं, प्रदीप से मुलाकात मेरी वैसे तो नहीं हुई, लेकिन मैंने उनको गाते हुए पढ़ा है, मतलब उनको सुना है अपने सामने बैठकर। बहुत कंठ बढ़िया था उनका, प्रदीप जी का बहुत अच्छा। अरे अद्भुत कंठ था। अच्छा, तो गाया भी करते थे हैं? हाँ, अरे बहुत बढ़िया गाते थे, बहुत सुंदर गाते थे। अच्छा, फिल्मी जो गीतकार रहे
उनमें से कौन कौन से गीतकार जो है आप जिनके साथ आपका परिचय रहा? एक तो थे ये यहाँ का था, मुगरानीपुर का, वो था शैलेंद्र? नहीं, शैलेंद्र के साथ भी कविता पढ़ा। अच्छा, शैलेंद्र की विशेषता ये थी कि वो वैसे तो गीत बहुत अच्छे लिखते थे शैलेंद्र जी। हाँ, लेकिन नई कविता पढ़ते थे। तो मैं क्या, मुझसे बड़े थे, मैं कहा शैलेंद्र भाई ये बताओ। अच्छा, मंच पे नई कविता पढ़ते थे? हाँ, तो मैंने कहा ये बताओ, इतने बढ़िया गीत लिखते हो आप, और वो क्यों नहीं पढ़ते, नई कविता क्यों पढ़ते हो? अरे बोले सोम यार, वो तो लिखवाई हुई कविताएं, मेरी कविताएं थोड़ी हैं, ये मेरी असली कविता तो ये है मेरी, तो नई कविता पढ़ते थे। अच्छा, इंदिवर? इंदिवर को देखा आपने? अरे देखा, खूब काव्य पाठ किया है इंदिवर जी के साथ? हाँ हाँ, मैं पहले खादी पहनता था, केवल खादी। तो उस दिन इतवार था, गांधी आश्रम सब बंद थे, तो इंदिवर ने कहा कि मैं कल ही लाया हूँ ये गांधी आश्रम से रेशम की ये, तो मैंने पहनी। फिर वहाँ के डॉक्टर कैलाश थे, तो उन्होंने हमारा नागरिक अभिनंदन किया। डॉक्टर कैलाश थे, उसके वहाँ के मंत्री थे, तो उसमें हमारा अभिनंदन किया गया। उसके अंदर मैंने 17 कविताएं पढ़ी। तो एक लड़की थी कल्पना मनियार होते हैं ये गुजराती, ये जैन, बहुत सुंदर लड़की थी वो। तो वहाँ मक्खन भाई का फ्लैट था एक, उसमें बुलाया गया कि ये लड़की शादी करना चाहती है। मैं तो शादीशुदा हूँ साहब, 2 लड़कियाँ हो चुकी हैं मेरी। फिर उसकी शादी अमेरिका में किसी अमेरिका के साथ, अमेरिकन इंजीनियर के साथ, वहाँ आत्महत्या कर ली उसने। अच्छा, तो ये इस तरीके। अच्छा, फिल्मों में आप के गीत कितनी फिल्मों में? 2 फिल्म, एक तो मेरे भैया में और एक जमुना किनारे में। कितने गीत हैं दोनों में? उसमें तो एक गीत था जो लता मंगेशकर ने गाया था, छोड़ चली घर तेरा बाबुल पिया के घर जाना। ये मेरे भैया, लता जी ने गाया था। मेरे भैया में। अच्छा, और एक मैंने जमुना किनारे में लिखी थी, वो कविता तो याद नहीं है, चंदा तेरी चांदनी, एक हमारा गीत उसी के आधार पर लिखा था। अच्छा, कविता याद नहीं है मुझे। तो एक गीत उसमें है? हाँ, 2 फिल्मों में ये पढ़ी थी उसमें, वाणी जयराम ने, वाणी जयराम ने गाया है। सुरेश वाडकर ने शायद इसमें। हाँ, सुरेश वाडकर ने, सुरेश वाडकर ने ड्यूट था एक, उसमें सुरेश वाडकर उन्होंने गाया। 2 लोगों ने मिलकर गाया। अच्छा, तो ये शंभूनाथ सिंह से आपकी मुलाकात हुई? शंभूनाथ सिंह से मेरी मुलाकात हुई एक कवि सम्मेलन में बनारस में। तो अच्छा, वो पान खाने की बहुत आदत थी शंभूनाथ सिंह को। हाँ, बनारसी पान, तो वक्त वक्त पर पान खाते थे। बोले कि सोम ऐसा है, मेरे गीत सुने, बोले हम तुमको उसमें लेना चाहते हैं, नवगीत दर्शक 1 में। तो उसमें मेरे नवगीत में ठाकुर प्रसाद सिंह थे, करीब 10 कवि थे, उसमें मैं भी था, मेरे भी गीत, वक्तव्य सहित थे गीत। उसके बाद नादिशती लिखी, उसमें भी एक गीत है मेरा, इस तरह से। अच्छा, तो पहले नवगीत के विषय में अगर मैं आपसे बात करूं कि क्वेश्चन करो। हाँ, ये तो व्यक्तिगत चर्चा हो गई, वो समाप्त हो गई, अब सीधे विषय पे आते हैं। आपकी दृष्टि में नवगीत के उद्भव के कारण क्या रहे? ऐसा था कि जो नई कविता के अंदर लोग, नई कविता पहले तो बातें याद नहीं होती थी, क्योंकि फ्री वर्स में होती थी वो, उनके गुणों को लेकर के, और गीता लयवत्ता में नई कविता में, नवगीत में आई। आपकी दृष्टि में यह है कि जो नई कविता है उसके जो लक्षण हैं, तत्व जो थे, वो जो मूल तत्व हैं, उन तत्वों को यदि गीत में समाहित किया जाए तो उसे हम नवगीत कहेंगे।
और अच्छा, इसके कारण क्या थे, क्यों हमें ये नवगीत की आवश्यकता पड़ी? गीत हमारा ठीक ठाक चल रहा था। ऐसा था कि उसमें नवता नहीं थी, तो पारंपरिकता थी, तो नवता की आवश्यकता थी, हाँ। नई इमेजरी की, नई लयबत्ता की, तो वो नवगीत ने दी। इसलिए नवगीत का विकास हुआ कि हाँ। पारंपरिक गीत जो है बहुत पुराना हो चुका हाँ। था, और उसमें और दूसरे ये बहुत ज़रूरी है कि इमेजेस आए उसमें, क्योंकि मैंने अंग्रेजी के इमेजेस को बहुत पढ़ा है, तो इमेजेस ही हैं इसमें, जैसे झूल गया सूर्यमुखी फूल हरे ताल पर, उलझी है एक याद बरगद की, और भी डायनामिक हो तो और भी अच्छा है। फिर मैंने इस तरह के गीत लिखे। एक लिखा, सुर्ख सुबह चंपई दोपहरी मोर पंखिया शाम, रंग रंग से लिख जाता मन पत्र तुम्हारे नाम। तो मद्रास में दिनकर जी कर रहे थे अध्यक्षता, मुझे बुलाया उन्होंने, बोले सो वेदों में तो या तो उषा पर है, या निशा पर है, या संध्या पर है, और तुमने तो तीनों को समाहित कर लिया, वेदों से भी आगे बढ़ा दिया है, तीनों चीज़ों को एक संग में लिख दिया। इस तरह का उन्हें बड़ा आशीर्वाद मिला। अच्छा, आपकी दृष्टि में नवगीत के मूल तत्व क्या क्या है? भाई देखिए, मूल तत्व तो ये है कि नई संवेदना है, नई सेंसिबिलिटी है, संवेदना है, और नई फिजियोलॉजी है, नए शब्दों का प्रयोग है, और इमेजेस ज़्यादा है उसमें, बिंब बहुत ज़्यादा है, बिंबों के माध्यम से, बिंब प्रतीकों के माध्यम से बात। हाँ। तो ये मूल तत्व है। अच्छा, इस दृष्टि से आप क्या मानते हैं कि वर्तमान की समस्याएं, यथार्थ, ये ये भी चीजें आया, नवगीतों में हाँ आया, मूल तत्वों के रूप में ही इन्हें स्वीकारा जाना चाहिए? मान मरे मौसम के चेहरे उतरे फूलों के, फैला जहर हवाओं में दिन फिरे बबूले के, ये मैंने पूरा गीत मुहावरों में लिखा है। अच्छा, आप नवगीत के आपने प्रारंभिक गीतकारों में से हैं आप, जो शुरुआत के बिल्कुल नवगीतकार शुरुआत थे, की, पहले दशक में आप आए शंभुनाथ सिंह के में, तो आपने उसे स्वीकार क्यों कर लिया? क्योंकि आप तो पारंपरिक गीत और बहुत अच्छे गीत लिखते थे, आप पर क्या प्रभाव हुआ? ऐसा हुआ कि जब धर्मयुग के संपादक हो गए रणबीर भारती जी, तो उन्होंने 1.5 पंख, वो ये सन इससे पहले से छपता था मैं, वो विद्यालंकार उसके वो थे संपादक, तो वो पढ़ते रहते थे मुझे, तो उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी भारती जी ने, सोम भाई अब मैं यहाँ आ गया हूँ, अपने 2 गीत भेज दो। तो मैंने तुरंत 2 गीत भेजे, फिर नहीं भेजे, पहले देखो तुम जो लिखा करो वो भेज दिया करो मुझे। तो मैंने एक बार 4 नई कविताएं और 1 गीत भेजा, उन्होंने सब छाप दिया। फिर उन्होंने कहा कि तुम जब जो देगा, तो मैंने फिर भेजने लगा मैं, तो एक पन्ने पर माखनलाल चतुर्वेदी, एक पन्ने पर मैं, एक आदर्श पत्रिका निकलती थी, उसके अंदर जिगर मुरादाबादी की और मेरी कविताएं छपी। अब वो बंद हो गई पत्रिका, कलकत्ते से निकलती थी। गुलजार साहब के साथ भी आप छपते हैं? हाँ धर्मयुग में हाँ। हमारे पास हैं इसकी आप देखें। गुलजार साहब के साथ भी धर्मयुग में आपकी छपी है। गुलजार साहब आपसे आयु में बड़े हैं? अरे बहुत बड़े थे, हैं क्या हमारे थे? तो? गुलजार साहब मर गए, अभी कहाँ मरे हैं तो? अच्छा हैं तो? हाँ, गुलजार साहब हैं बहुत अभी। बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। गुलजार साहब हैं, उनको इस बार का ज्ञानपीठ मिला है अच्छा, उर्दू के लिए। हाँ, तो वो तो उनके साथ भी। तो अगला प्रश्न कहाँ गया? सीतापाल जी, हजरत जयपुरी, गुलजार और आप, ये कृपाम जी। आपकी दृष्टि में प्रथम नवगीतकार कौन है? डॉक्टर शंभुनाथ सिंह। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह को ही आप पहला नवगीतकार मानते हैं? मैंने रेडियो पर सुना था, दिन मन का आकाश उड़ा जा रहा है पुरवैया धीरे बहू, ये उनका गीत मैंने रेडियो पर सुना था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो फिर मैं उस दिशा में मैं पढ़ने लगा फिर। अच्छा, ये है। नवगीत का कथ्य, नवगीत का कथ्य क्या होना चाहिए? नवगीत का कथ्य यही है कि जो नव चेतना है, नई संवेदनशीलता है, उसको लाना, जो नया योग बोध है उसको लाना,
ये बहुत आवश्यक है। अच्छा, नवगीत और जो पारंपरिक गीत हैं उनको आप एक दूसरे से भिन्न मानते हैं? भिन्न तो है ही। किन अर्थों में? इन अर्थों में कि उसके अंदर कही हुई बातें ही कही जाती हैं, इसके अंदर नई नई बातें कही जाती हैं। इसमें नयापन होता है हाँ। और नई बात कही जाती है, Yes. नया सलीका होता है। हाँ। पारंपरिक गीतों में और नवगीतों में हाँ। ऐसे कौन से तत्व हैं जो भिन्न बनाते हैं उन्हें? मैंने बताया ना आपको, नई संवेदनशीलता है, नई बिंब योजना है, नई लयबद्धता है। नई लयबद्धता भी एक महत्वपूर्ण हाँ, है जो हाँ, पुराने पारंपरिक बिल्कुल, गीतों से बिल्कुल, भिन्न करती है बिल्कुल भिन्न करती है। नवगीत को। नवगीत के शिल्प में, नवगीत का जो शिल्प है उसमें क्या प्रमुख विशेषताएं रहती हैं? भाई देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि नए बिंब हैं उसके अंदर, नई संवेदनशीलता है, ये खास बात है। नई इन्हीं के कारण जो है शिल्प भी हाँ। परिवर्तित हुआ है। जी हाँ, जी हाँ। क्या नवगीत की भाषा पारंपरिक गीत की भाषा से भिन्न है? हाँ, भिन्न, बिल्कुल भिन्न है। हम्म, बहुत से शब्द, जैसे अंग्रेजी के शब्द पुरानी कविताओं में नहीं आते हैं। अच्छा। इसके अंदर अंग्रेजी के शब्द भी आते हैं। मतलब भाषाओं का वो नहीं है, अगर आवश्यक शब्द है तो नहीं, उसकी नहीं। फिर उपयोग इसमें किया जाएगा। एक्चुअली भाषा होनी चाहिए कम्युनिकेबल, हम्म, चाहे वो उर्दू की हो और चाहे वो हिंदी की हो। तो बहुत से शब्द जो हमारे इस्तेमाल में हैं उसको हमको लाना चाहिए, जो अभ्यास में है। ये गणक नहीं कहना चाहिए कंप्यूटर को। हाँ, कंप्यूटर से ही जो कहा है कंप्यूटर और वो हाँ। नवगीत इसे स्वीकारता है। हाँ। क्या नवगीत को अब अर्थखंड की अपेक्षा लयखंड में लिखा जाना उपयुक्त रहेगा? नवगीत तो लेखंड में ही होता है। हाँ, हाँ। लयखंड में, क्योंकि लोग अर्थखंड में ही उसे तोड़ते हैं। जहाँ एक अर्थ पूरा हो गया हाँ। वहां से पंक्ति बदल देते हैं। हाँ। तो जैसे पारंपरिक गीत लयखंड में लिखे जाते थे। हाँ, ये भी होती तो लयबद्धता है। हाँ, लेकिन लयबद्धता। न्यू इमेजरी होती है इसमें। तो आप मानते हैं कि लयखंड में लिखा जाना चाहिए? हाँ, बिल्कुल लिखा जाना चाहिए, क्योंकि वो याद रहता है। और वैसे लिखा जाए वो याद नहीं रहेगा। वो हमारे एक मित्र बड़े मजाक में कहा करते थे कि अज्ञे जी की 40 प्रेमिकाओं को अज्ञे जी की 4 भी कविता याद नहीं है। मजाक में कहते थे। अज्ञे जी की 40 प्रेमिकाओं प्रेमिकाओं में से को 4 को भी उनकी कविता, 40 गीत, 4 गीत भी किसी को याद, 4 कविताएं भी याद। पंक्तियां भी याद नहीं है। नई पीढ़ी नवगीत में सृजनरत है। आप वरिष्ठ होने के नाते उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको ये संदेश देना चाहिए, नयापन है। और केवल हिंदी का नहीं, सभी भाषाओं का जो जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सबको नयापन है। और उनके जो नए नए तत्व उनको लाएं हिंदी में और अपनी रचनाओं में समाहित करें। कुछ लोग नवगीत में नवता के संकट की चर्चा करने लगे हैं। नहीं। ये नवगीत में नवता का संकट है। नहीं भाई, जब तक ये संकट थोड़ा है, ये नए गीत में तो नवता है, नवीनता है। अच्छा, आपको लगता है कि नवगीत में अब नेतृत्व का संकट है? नेतृत्व क्या? नए लोग आगे बढ़कर नहीं आ रहे समीक्षा के क्षेत्र में या आलोचना के क्षेत्र में? कम हो गए हैं, पहले तो लिख रहे लोग तो। हाँ, लेकिन कम, रुचि कम हुई है, ऐसा है। हाँ, एक अभी डेथ हुई है उनकी, माहेश्वर तिवारी की। माहेश्वर तिवारी जी अभी डेथ हुई है एक अभी तक। हाँ, अभी 6-7 दिन पहले। हाँ, 6-7 दिन पहले उनका एक गीत था, याद तुम्हारी जैसे कोई कंचन कलश भरे, जैसे कोई किरण अकेली पर्वत पार करे। वाह। हाँ। आपकी दृष्टि में नवगीत के भविष्य की संभावना क्या है? देखिए, नवगीत कुछ लोग लिख रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा लिख रहे हैं। और संभावना यह है कि गीत तो कभी मरेगा नहीं, चाहे वो पारंपरिक गीत हो चाहे नवगीत हो। तो अगर नवगीत लिखा जाएगा तो वो ज़्यादा तक चला, क्योंकि न्यू सेंसिबिलिटी से जुड़ा हुआ, नई सेंसिबिलिटी से जुड़ा हुआ होगा। तो नवगीत में आप देखते हैं कि संभावनाएं बहुत है। लेकिन लिखने वाले कम हैं।
आदरणीय, आपके काव्य जीवन में प्रवेश और प्रेरणा से चर्चा प्रारंभ करते हुए हमने जो बात करी कि विज्ञान के विद्यार्थी होते हुए भी आप इस दिशा में आकर्षित हुए, कविता के क्षेत्र में आए, तो मूल आपका क्या था कि कविता क्यों आप, चूँकि आप जॉब में जा सकते थे तो कविता के क्षेत्र में आने से, चूँकि ये इसकी स्थायी इनकम भी नहीं होती है, फिर आप इस नहीं, तरह। हमें तो खूब इनकम हुई। हमको तो बहुत, हम 60 हज़ार रुपये हमने लिया एक दिन का। इनकम भी हुई, बल्कि हमने नौकरी इसीलिए छोड़ी कि हमारी कवि सम्मेलनों की आमदनी बहुत थी, तनख्वाह तो बहुत कम मिलती थी। तो यानी ये हृदय के आनंद का विषय भी था और साथ में इनकम भी ठीक ठाक थी और सम्मान भी था। तो ये सारी चीज़ों ने आकर्षित किया। कवि सम्मेलनों के मंचों पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले अधिकांश गीतकार नवगीतकारों के विरोधी होते हैं, ऐसा है। जैसे किशन सरोज और नीरज जी ने नवगीत के विरोध में वक्तव्य दिए बहुत कहा है। और युवा गीतकारों में ज्ञान प्रकाश आकुल तथा मध्य प्रदेश भोपाल के अधिकांश गीतकार, आप और स्वर्गीय डॉक्टर माहेश्वर तिवारी जी, इनके अपवाद रहे हैं। इस तरह दोनों क्षेत्रों में आपकी सफलता का रहस्य क्या है कि आप नवगीत के रूप में भी बहुत सफल हुए? कारण ये पहली बात तो ये है कि मैं कंठ बहुत अच्छा था मेरा, तो मैं चाहे नवगीत लिखूं, पढ़ता बहुत अच्छा था मैं। प्रस्तुतिकरण अच्छा था, कंठ अच्छा था। अच्छा, बहुत से लोगों ने विरोध किया, जैसे इंद्र कुमार, वो थे देवेंद्र शर्मा इंद्र, वो कहते अरे ये तो कवि सम्मेलनीय कवि है। तो डॉक्टर शंभूनाथ सिंह ने कहा वो यही आदमी तो है जिसने नवगीत मंचों पर पढ़ाया, और इसके अलावा कोई दूसरा आदमी नहीं, मैं तो जरूर लूंगा ऐसे। इस तरह से मुझको उन्होंने चयन जी। तो ये सफलता इसलिए मिली कि मंच की जो आवश्यकता थी वो भी आप पूरी करते थे, और नवगीत की वास्तविक आवश्यकता थी वो भी आप पूरी कर रहे थे, तो इसलिए दोनों जगह आप सफल रहे। जी हाँ। नवगीत में छंद को लेकर आपकी क्या अवधारणा है? यदि छंद और नवगीत की ध्रुव पद और अंतरा वाली संरचना का परित्याग कर दिया जाए तो नवगीत और नई कविता में क्या अंतर रह जाए? देखिए, ऐसा है कि नवगीत से नए एक बहुत बड़ा गलती हुई कि रदीफ नहीं रखते थे। अच्छा। बिना रदीफ के कविता याद नहीं रहती है, तो रदीफ होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, छायावाद इसलिए समाप्त हुआ कि उसके अंदर क्रियाओं का प्रयोग बहुत कम होता था। जितना अखियाँ मिला के जिया भर, फिल्मी गाना है, हमको जब से याद है। या आई पुरवाई छाई वह बार, वह बिजली चमकी, वह मोरों ने किया शोर, वो लगे झूमने, खेत थिरकने लगे बार, वो कली जी गई गली हो गई, वो भी वो। इसमें डायनामिक भी है, लयबत्ता भी है। ये नीरज जी की है। नवगीत में दो धाराएं दिखाई पड़ती हैं। पहली तो वो कि आपकी तरह जीवन के हर ललित और सुंदर यथार्थ को भी नवगीत की संवेदना बनाने वाली एक पीढ़ी है, और दूसरी जनवादी चेतना के नवगीतकार जैसे रमेश रंजक हुए, राधेश्याम बंधु हुए, जगदीश पंकज इत्यादि। इन दोनों विपरीत धाराओं में किस बिंदु पर नवगीत में समन्वय जो है दिखाई देता है और किया जा सकता है? ऐसा समन्वय तो इसलिए किया जा सकता है कि इसके अंदर गेयता है, जो प्रमुख मूल गेयता होना बहुत जरूरी, तभी तो गीत है। ये समन्वय है। तो समन्वय का मूल कारण गेयता है, जो दोनों ही स्थितियों में, विरोधी स्थितियों में भी बांध कर रखता है। आज जब नवगीत हिंदी कविता के परिदृश्य में केंद्र में दिखाई पड़ रहा है, तब आप अपना स्थान कहाँ निर्धारित करते हैं? अब स्थान तो भाई हम शुरुआत के दिनों में तो नवगीत तो हमने शुरू किया है, तो हम प्रथम श्रेणी के हैं उसमें। और युवा नवगीतकारों में आप किसे संभावनाशील मानते हैं? क्या आप उन्हें कोई परामर्श देना चाहेंगे? आपको लगता है नए? नहीं, वो ये है कि नया पढ़ें और जो श्रेष्ठ हो उसको ग्रहण करें, और फिर उसको कविता में उन तत्वों को लाने की कोशिश करें। और आपकी दृष्टि में वर्तमान समय में कोई नवगीतकार जो आपको बहुत अपील करता है? एक तो है राजकुमार रंजन, डॉक्टर राजकुमार रंजन। वो नवगीत भी लिखते हैं, गज़ल भी लिखते हैं, पारंपरिक गीत भी लिखते हैं, सब कुछ लिखते हैं। और एक आध और कवि हैं बनारस की तरफ के वाले जो नया लिख रहे हैं,
जो ठीक ठाक आपको अपील करते हैं कि हाँ ये इनमें संभावना है यस भविष्य। सर। और अंतिम मैं प्रश्न करना चाहता हूँ, नवगीत के भविष्य को लेकर आपकी अवधारणा क्या है? नवगीत का देखिए, जब तक लयबत्ता रहेगी और नवता रहेगी तब तक नवगीत जिंदा रहेगा, और जब तक नवगीतता रहेगी और संवेदनशीलता तो हमेशा रहनी है, तो नवगीत को चाहे कम लिखें लेकिन लिखा जाएगा हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना समय दिया, उसके लिए आपका अरे हृदय से काय का आभार। जन्म दिया है, तुम इतनी दूर से आए हो।